हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो बीए थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है। इनका पेपर फर्स्ट है। हमारा टॉपिक चल रहा था कि वैश्वीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है। इससे संबंधित हमारा जो इससे पहले की वीडियोस है उसमें हमने आपको उदारीकरण और वैश्वीकरण के बारे में बताया है। आज का जो हमारा पेपर फर्स्ट शिक्षा में नूतन आयाम, उससे संबंधित हमारा आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा में निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन। कि शिक्षा में जो निजीकरण है वो क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो शिक्षा का निजीकरण क्या है। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कहीं भी चलते फिरते जो भी कुछ सीखते हैं वो चीजें हमारी शिक्षा कहलाती है। जीवन के हर चीजों में, हर विषयों में, प्रकारों में, विधियों तथा अवस्थाओं तक हम हर पहलू का जो शिक्षा है वो स्पर्श करती है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। आज के समय में संपूर्ण विश्व जो है वो एक गांव का स्वरूप ले रहा है। तकनीकी का विकास हो रहा है और जो हमारी वैश्विक दूरियां हैं वो कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं जब तकनीकी के माध्यम से हम, जहां पर पहले समय ये था कि हम जो है वो विश्व में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें नहीं पता चल पाता था, कि हम किस तरह से आज अगर हम अपने तकनीकी माध्यम से देखें तो हम अपने देश में बैठ करके हम दूसरे देशों का भी के बारे में, उनकी वहाँ की जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग हमें जानकारी मिलती है। और इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि जो हमारी तकनीकी है उसका विकास हो रहा है और जो हमारी जो ये वैश्विक दुनिया है वो धीरे धीरे इन चीज़ों के कारण कम होती जा रही है। ऐसे ऐसे समय में हम यदि देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो वैश्विक स्तर पर अपना स्थान बनाने के लिए, शैक्षिक कमियों को दूर करने के लिए हमें शिक्षा का निजीकरण किया जाना आवश्यक है। निजीकरण जो है न केवल सरकार को सहायता मिलेगी, उससे हमारी शिक्षा में भी गुणात्मक सुधार मिलेगा। कहीं ना कहीं जहां हम अगर देखें तो शिक्षा जो है वो शिक्षा पर बहुत सारे कार्य चलाए जा रहे हैं। शिक्षा लोगों तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन हमें कुछ जो हमारी शिक्षा से संबंधित कुछ कमियां हैं उनको दूर करने के लिए हमारा शिक्षा का निजीकरण होना बहुत आवश्यक है। इससे क्या होता, निजीकरण के द्वारा क्या होगा कि सरकार को भी आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी और कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा। उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय, संघात्मक विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, मुख्य विश्वविद्यालय कार्यरत है। फिर भी जो है अगर हम कहें तो उच्च शिक्षा के संबंध में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था करने में भारत सरकार जो है असक्षम प्रतीत हो रही है। जो भी हमारी अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए बहुत सारे विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। उनमें कहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो संघात्मक विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय भी है और कुछ मुक्त विश्वविद्यालय भी कार्यरत है। परंतु फिर भी जो हमारी उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी कठिनाइयां हैं वो उनका सामना हमें करना पड़ता है। बहुत से जगहों पे, बहुत से विश्वविद्यालयों में जो शिक्षकों की कमी है वो पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो उच्च शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था करने में हमारी भारत सरकार जो है वो असक्षम प्रतीत हो रही है। अतः अपनी इसी असक्षमता को दूर करने के लिए, अपनी इसी कठिन शिक्षा से संबंधित जो भी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के निजीकरण का सहारा लिया। तो उच्च शिक्षा के निजीकरण से शिक्षा के स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। तो इसमें निजीकरण में एक अगर हम चीज देखें तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्वावित्त पोषित संस्थाएं हैं। स्वावित्त पोषित संस्थाएं, बहुत से ऐसे स्कूल्स, बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो है वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को अपने योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है, रोजगार के भी अवसर उनको मिल रहे हैं। तो उच्च शिक्षा के निजीकरण को एक नई दिशा देने के लिए
सर्वप्रथम सन 1948 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, क्योंकि उच्च शिक्षा के संबंध में अपने विचार विमर्श दिए हैं, अपने अपने क्या बोलते हैं, उन्होंने उनका जो कमीशन है, राधाकृष्णन कमीशन, उच्च शिक्षा से संबंधित है, तो उन्होंने 1948 में इसका गहन अध्ययन व विचार विमर्श किया और उसके पश्चात उन्होंने इन संस्थाओं को स्वायत्ता प्रदान करने की स्तुति की। तो स्वायत्ता प्रायः निजी संस्थाओं द्वारा ही संचालित होती है। अच्छा, तो जो ये इन स्व-वित्त पोषित संस्थाओं को खोलने से शिक्षण के क्षेत्र में तो कई प्रभावशाली कदम उठाए गए, जैसे शिक्षकों को अवसर प्राप्त हुए, रोजगार के उनके अवसर बढ़े। तो इन स्व-वित्त पोषित जो संस्थाएं हैं, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना प्रभावशाली योगदान प्रदान किया। आज जो ये स्व-वित्त पोषित संस्थाएं हैं ने सहायता प्राप्त संस्थाओं की भी संख्या को बहुत पीछे छोड़ दिया, परंतु ये संस्थान जो है कई समस्याओं को भी उत्पन्न कर रहे हैं। उनमें बहुत सारी समस्याएं ऐसी है कि इन संस्थाओं में जो योग्य शिक्षक हैं, बुनियादी शिक्षकों का, बुनियादी सुविधाओं का सर्वथा अभाव रहता है। ये संस्थान जो है वो निर्धारित शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों को न रख करके कम वेतन पर शिक्षकों की नियुक्ति कर लेते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जितनी योग्यता या जितनी गुणवत्ता एक उच्च शिक्षा के शिक्षक में होनी चाहिए, वो ना हो करके ऐसी जो संस्थाएं हैं वो उनको शिक्षा में क्षेत्र में न लगाकर इन्होंने उसको अपना एक बिजनेस का रूप दे दिया। और इसमें उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे योग्य शिक्षकों को ना रख करके उनके स्थान पर कम योग्यता वाले शिक्षकों को कम वेतन में रख करके अपनी शिक्षा के रख करके शिक्षा संस्थाओं को चला रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हो रही है। अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए वर्तमान में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वर्ष 1994 में नैक का गठन किया गया। ये जो संस्था है, इसमें नैक समिति के जो सदस्य हैं वो विद्यालयों में चल रहे पाठ्यक्रम व उसके लिए निर्धारित आधारभूत सुविधाएं व शिक्षकों को गुणवत्ता आदि के संदर्भ में मूल्यांकन करते हैं तथा ग्रेड प्रदान करते हैं। और जिन महाविद्यालयों में ग्रेडिंग कम आती है उन्हें आवश्यक सुझाव दिया जाता है, उन्हें अपने कॉलेजों की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए सुझाव दिया जाता है और उन्हें तब तक नए छात्रों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है जब तक कि वे मूल्यांकन संस्था द्वारा दिए गए सुझावों को अपनाकर अपनी ग्रेडिंग में सुधार नहीं कर लेते। जो भी हमारी इन संस्थाओं के द्वारा स्व-वित्त पोषित संस्थाओं के माध्यम से जो भी मतलब जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए एक नैक समिति का गठन किया गया। और ये जो समिति है वो क्या है कि महाविद्यालयों में जो भी पाठ्यक्रम, जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, वो सभी चीजों की का इंस्पेक्शन करती है, उनको जाकर के निरीक्षण करती है और उसके अलावा जो भी महाविद्यालयों को जो सुविधाएं हैं, जो शिक्षकों की गुणवत्ता है आदि के संदर्भ में उनका मूल्यांकन करती है और उन्हें ग्रेड प्रदान करती है। और जिन भी विद्यालयों में ग्रेडिंग कम आती है उनको एक सुधरने का मौका दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि उन्हें तब तक नए छात्रों को प्रवेश नहीं देने की अनुमति दी जाएगी जब तक वे उनमें जो मूल्यांकन संस्था द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं उनको वो नहीं अपनाते हैं और अपनी ग्रेडिंग में सुधार नहीं कर लेते। साथ ही साथ इन ग्रेडिंग को मूल्यांकन संस्था द्वारा सार्वजनिक भी किया जाता है, जिससे छात्र व अभिभावक इनसे परिचित हो सके और सही निर्णय ले सके। मूल्यांकन का अवसर जो है वो सभी के लिए सार्वजनिक भी कर दिया जाता है और छात्र और अभिभावक दोनों से इसको परिचित कराया जाता है और उनसे कहा जाता है कि इस संदर्भ में अपना सही निर्णय ले सके। तो ये थी हमारी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो स्व-वित्त पोषित संस्थाएं हैं, वो निजीकरण के संदर्भ में कहीं ना कहीं ये जो संस्था है वो भी कार्य कर रही है। लेकिन अब हम लोग ये देखते हैं कि जो शिक्षा का निजीकरण है उसकी हमारे लिए क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों आवश्यक लग रहा है हमें कि शिक्षा को निजीकरण किया जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि शिक्षा का निजीकरण जो है वो एक उपयुक्त विधि है। इसके द्वारा ही जो हमें शिक्षा की समस्याएं व चुनौतियों का जो हम सामना कर रहे हैं उससे वर्तमान व्यवस्था में शिक्षा की समस्त जिम्मेदारी का जो सरकार पर वहन है वो सरकार जो है उन खर्चों को नहीं उठा पा रही है, क्योंकि उनको ये सब जो भी शिक्षा की जो भी जिम्मेदारी है वो सरकार इनको उठाने में असमर्थ है। क्योंकि भारत जो है हमारा एक बहुत विकासशील देश है और वो सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए उसके लिए
केवल शिक्षा पर ही ध्यान केंद्रित करना मतलब वो नहीं हो सकता कि केवल शिक्षा पर ही अपना ध्यान केंद्रित करे। अतः इसीलिए उन्होंने शिक्षा का विकास करने के लिए उसका विकेंद्रीकरण करना आवश्यक समझा। तो सरकार द्वारा जो गठित समितियां व बोर्ड विश्वविद्यालयों में शिक्षा हेतु मानदंड सुनिश्चित करते हैं और इन्हीं के आधार पर किसी विद्यालय को मान्यता दी जाती है। उनका एक मानक होता है और मानक एक जो सरकार द्वारा है गठित जन समितियां हैं वही वो शिक्षा से संबंधित जो है मानक वो निर्धारित करते हैं और उसी के आधार पर वो किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय को मान्यता प्रदान करते हैं। परंतु इसमें भ्रष्टाचार की भी संभावना अधिक रहती है और शिक्षा का विकास पूर्ण नहीं हो पा रहा। इस अवस्था में सुधार सिर्फ स्वतंत्रता प्रदान करके ही लाया जा सकता है। यद्यपि सरकार इन निजी संस्थाओं को भूमि, भवन, शिक्षक आदि के माध्यम से सहायता प्रदान कर सकती है, परंतु इन विद्यालयों में पूर्ण नियंत्रण निजी संस्थाओं का ही होता है और तभी उच्च शिक्षा का विकास संभव हो सकता है। अगला हम लोग ये देखते हैं कि उच्च शिक्षा या में निजीकरण से हमें क्या लाभ है। सबसे चीज से यदि हम मैनेजमेंट की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से देखें तो उनको क्या लाभ है कि कुछ बड़े औद्योगिक संस्थान जो अपनी पूंजी व समाज देश के कल्याण के लिए लगाना चाहते थे वो इस प्रकार अपना दायित्व पूरा कर लेते हैं कि उनको जो पूंजीपति लोग हैं वो अपनी पूंजी को समाज व देश के कल्याण के लिए अगर चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन संस्थाओं को खोल करके, ऐसे विद्यालय को खोल करके अपना जो मकसद है वो पूरा कर लेते हैं। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि जो भी निजी शिक्षण संस्थान है वो पूंजीपतियों द्वारा काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने हेतु भी खोले गए। बहुत से जो पूंजीपति या जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने जो काला धन है उसको, अपने उस काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने के लिए भी ऐसे संस्थाओं को खोल लेते हैं। कुछ चीजें ये भी है कि कुछ लोग जो है खुद ही प्रेरित होकर के शिक्षा द्वारा से देश व समाज के हित के संदर्भ में भी शिक्षा संस्थाओं को चलाते। तो ये तो था कि प्रबंधन को क्या लाभ है, कि उससे निजीकरण से प्रबंधन को हमें क्या लाभ मिलता है। उसके अलावा हम शिक्षकों को लाभ यदि देखें तो उससे क्या है कि सरकारी संस्थान है उसकी अपेक्षा हम देखें तो निजी संस्थान में रोजगार को अधिक उपलब्धता रहती। ऐसे संस्थान जो है वो काफी मात्रा में खोले गए और सभी को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। तो ऐसे समय में शिक्षकों को ये लाभ मिला कि निजी संस्थानों में उन्हें रोजगार मिला। उसके अलावा निजीकरण से अध्यापन स्तर में भी बढ़ोतरी होती है। ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं लोगों, क्योंकि शिक्षक की कमी नहीं है तो जो अध्यापन का स्तर है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। उसके अलावा यदि हम देखें तो छात्रों को क्या लाभ है, तो छात्रों को ये चीज है कि सबसे मेन चीज की हर जो हमारे सरकारी स्कूल है उनमें गिने चुने सीटें होती है और सभी बच्चों को उसमें प्रवेश मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जो संस्थाएं जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स वगैरह या महाविद्यालय वगैरह खुल गए उसमें जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं वो प्रवेश ले करके अपनी शिक्षा पूरी कर पा रहे हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि सरकारी संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार के कारण योजनाओं को का पूर्ण लाभ छात्रों को नहीं मिल पाता था, वो निजी संस्थाओं में बच्चों को अधिक कार्यकलापों में भाग लेने का भी अवसर मिलता है। और हम इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें निजीकरण से जो कुछ लाभ मिला है वो भी हम कह सकते हैं कि शैक्षिक संस्थाओं के निजीकरण से राज्य शिक्षा का दायित्व भी कम हो जाता है। जब सारा जो है जो ये निजीकरण से जो हमारी उनकी जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उसमें क्या है कि जो मैनेजमेंट होता है वो खुद ही जो अपने महाविद्यालय या विद्यालय या स्कूल्स है उनका जो उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है। तो सारा तो कहीं ना कहीं जो राज्य का जो राज्य पर जो शिक्षा का उत्तरदायित्व था वो कम हो गया। राज्य को पूर्ण रूप से शिक्षा की तरफ अपना ध्यान नहीं देना पड़ता। जो निजीकरण जो जितने भी संस्थाएं वो खुद ही अपने कॉलेज महाविद्यालय की चीजों को देख लेते हैं और उसके अनुसार उसमें जो भी सुधार करना होता है वो कर लेते हैं। उसके अलावा शिक्षा में निजीकरण से भारत की सूचना तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी व नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी उन्नति करने में मदद मिली है। तो ये तो थी चीजें कि हमारे जो निजीकरण से हमें क्या लाभ मिला। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि क्या कमियां हैं। तो कमियां क्या है कि जो शिक्षा है वो व्यवसाय के रूप में बनता जा रहा है। लोग उसको समाज या देश की सेवा में न लगा करके या लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित न करके शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में बना लिया उन्होंने।
और जो लोग जो है जो विद्वान थे, जो शिक्षाविद थे, उनके हाथों से ये शिक्षा निकल करके प्रबंधकों के